मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना के चुनाव में तारीखों का ऐलान हो गया। इसी के साथ इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। 3 दिसंबर को मतगणना होगी। 5 दिसंबर से पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस दौरान ज्यादातर सरकारी कामों पर अस्थायी रोक रहेगी। ये वो काम होते हैं जिनसे सरकार को फायदा होने का अंदेशा होता है। ऐसे में आम नागरिकों के मन में कई तरीके के सवाल हैं। मसलन मध्य प्रदेश में लाडली बहना स्कीम के तहत मिलने वाली रकम क्या बंद हो जाएगी? अगर कोई सड़क आधी बनी है तो क्या उसका काम रोक दिया जाएगा? क्या ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट बनने के काम भी बंद हो जाएंगे? तो क्या होती है ये आदर्श आचार संहिता? इससे किस तरह से सभी सियासी दल और प्रत्याशी बंध जाते हैं, वो हम आपको यहाँ बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए। आयोग के इन्हीं नियमों को संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान के आर्टिकल 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के आयोजन के लिए अपने स्टैच्यूटरी ड्यूटीज के निर्वहन में केंद्र और राज्यों में रूलिंग पार्टी और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से इसका कॉम्प्लायंस सुनिश्चित करता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि चुनाव के लिए अधिकारी तंत्र मतलब कि ब्यूरोक्रेसी का दुरुपयोग ना हो। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सरकारी कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। आचार संहिता सभी राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति से लागू व्यवस्था है। आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव में हुई, जिसमें बताया गया कि उम्मीदवार क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने 1962 के लोकसभा चुनाव में पहली बार इसके बारे में सभी राजनीतिक दलों को बताया। 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता की व्यवस्था लागू हुई और तब से अब तक नियमित रूप से हर इलेक्शन में इसका पालन होता है। हालांकि समय समय पर इसके दिशा निर्देशों में बदलाव होता रहता है। आदर्श आचार संहिता के तहत बताया जाता है कि राजनीतिक दलों, कैंडिडेट्स को चुनाव के दौरान क्या क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है। ये ऐसे काम होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मतदान को प्रभावित कर सकते हैं। इसे एक एक करके ऐसे समझते हैं। मसलन आदर्श आचार संहिता लागू होते ही दीवारों पर लिखे गए सभी तरह के पार्टी संबंधी नारे और प्रचार सामग्री हटा ली जाती है। होर्डिंग, बैनर और पोस्टर भी हटा दिए जाते हैं। आचार संहिता लागू होने पर सरकार नई योजना और नई घोषणाएं नहीं कर सकती। भूमि पूजन और लोकार्पण भी नहीं हो सकते। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, हवाई जहाज का उपयोग वर्जित होता है। राजनीतिक दलों को रैलियां, जुलूस या फिर मीटिंग के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों, प्रतीकों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान नहीं किया जा सकता। मतदाताओं को किसी भी तरह से रिश्वत देना प्रतिबंधित होता है। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जा सकते। किसी भी प्रत्याशी या किसी भी पार्टी पर निजी हमले नहीं किए जा सकते। मतदान केंद्रों पर वोटरों को लाने के लिए गाड़ियां मुहैया नहीं करवाई जा सकती। मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब नहीं दी जा सकती। चुनाव कार्यों से जुड़े किसी भी अधिकारी को किसी भी नेता या मंत्री से उसकी निजी यात्रा या आवास में मिलने की मनाही होती है। सरकारी खर्च पर किसी नेता के आवास पर किसी भी तरह की पार्टी का आयोजन नहीं किया जा सकता। विधायक, सांसद या विधान परिषद के सदस्य लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से नई राशि जारी नहीं कर सकते। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पेंशन फॉर्म जमा नहीं हो सकते और नए राशन कार्ड भी नहीं बनाए जा सकते। हथियार रखने के लिए नया आर्म्स लाइसेंस नहीं बनेगा। बीपीएल के पीले कार्ड नहीं बनाए जाएंगे। कोई भी नया सरकारी काम शुरू नहीं हो सकता। किसी नए काम के लिए टेंडर भी जारी नहीं होगा। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद नई बिल्डिंग को क्लियरेंस नहीं मिल सकती।
मतदान के दिन मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार पर रोक और मतदान से एक दिन पहले किसी भी बैठक पर रोक लगा देता है इलेक्शन कमीशन। अब आपको उन कामों के बारे में बता देते हैं जिन पर आदर्श आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि वो जैसे हैं वैसे चलते रहते हैं। जैसे जिस किसी भी सरकारी योजना पर काम शुरू हो गया है वो आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी उस पर काम जारी रहता है। जिन योजनाओं में आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले किसे लाभ मिलेगा इसकी पहचान हो गई हो, वो योजनाएं भी चालू रहेंगी। पहले से चल रही मनरेगा जैसी योजनाएं जारी रहती हैं। नई योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है और उसके लिए राशि भी आवंटित हो चुकी है, स्वीकृत हो चुकी है, तो वो योजना चलती रहेगी। ड्राइविंग लाइसेंस, जाति निवास प्रमाण पत्र, जमीन की रजिस्ट्री जैसे काम आदर्श आचार संहिता वाले स्लैब से बाहर रखे गए हैं, यानी कि ये काम किए जा सकते हैं। सिर्फ राजनीतिक दल के नेता ही नहीं, कोई आम आदमी भी अगर आचार संहिता के इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर भी आदर्श आचार संहिता के तहत तल्ख कार्रवाई की जाती है। मतलब कि अगर आप अपने किसी नेता के प्रचार में लगे हैं तब भी आपको इन नियमों को लेकर जागरूक रहना होगा। अगर आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। दोषी पाए जाने पर जेल भी जाना पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर सीमा भी तय कर रखी है। चुनावी खर्च वो राशि है जो एक उम्मीदवार चुनाव अभियान के दौरान कानूनी रूप से खर्च करता है। इसमें सार्वजनिक बैठकों, रैलियों, विज्ञापनों, पोस्टर, बैनर, वाहनों और विज्ञापनों पर खर्च शामिल होता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के तहत हर उम्मीदवार को नामांकन की तिथि से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक किए गए सभी एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों का अलग और सही हिसाब रखना होता है। चुनाव खत्म होने के 30 दिनों में उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के सामने अपने एक्सपेंसेस का डिस्क्रिप्शन पेश करना होता है। अगर उम्मीदवार ने गलत डिस्क्रिप्शन पेश किया तो अधिनियम की धारा 10 के तहत चुनाव आयोग उसे 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। आदर्श आचार संहिता पर आधारित हमारे इस खास एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइन।